हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ कॉमर्स बिजनेस स्टडीज़ में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लीगल प्रोविजंस। और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड जो लीगल प्रोविजंस हैं उनके बारे में बात की थी। आज हम डिस्कस करेंगे लीगल प्रोविजंस रिलेटेड टू एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है अनुबंध की समाप्ति। यानी कि वो कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा जो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको एंड किया जा सकता है, उसको ख़त्म किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो मैं एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मीन आपको बताता हूँ। एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि जब कोई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर किसी भी पार्टी का कोई भी ऑब्लिगेशन परफॉर्म करना बाकी ना बचे, यानी कि ना तो कोई दूसरी पार्टी को इस चीज़ के लिए लायबल मान सकता है कि आपने अपना परफॉर्मेंस नहीं किया, या ना पहली पार्टी ऐसा कर सकती है, तो उसको हम एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि इन फ्यूचर अब किसी का भी कोई भी ऑब्लिगेशन एक दूसरे के लिए नहीं बचा, बाकी नहीं है, तो उसे हम एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट को एंड करने के अलग अलग मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड जो है वो है नंबर फर्स्ट पे बाई परफॉर्मेंस। देखो, परफॉर्मेंस जो है उसका मतलब होता है निष्पादन द्वारा। यानी कि जब दो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर होती हैं तो वो एंटर होने के बाद किसी भी तरह का कोई भी अपना जो परफॉर्मेंस है जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में बताया था, उसमें डिटेल बताई थी इस बारे में, उसके बारे में उन्होंने डिस्कशन किया था, जो परफॉर्म उन्होंने प्रॉमिस किया था उसको वो पूरा कर देते हैं। जैसे मान लो आपके ए और बी के बीच में आपका कोई ट्रांजैक्शन होता है, कोई लेन देन होता है, तो वो लेन देन दोनों के बीच में कंप्लीट हो चुका है। एक ने प्रोडक्ट दे दिया, एक ने वस्तु दे दी और दूसरे ने पैसा दे दिया, तो अब इसको हम एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे और फ्यूचर में इसके द्वारा कोई भी किसी तरह का ऑब्लिगेशन बाकी नहीं रहेगा। क्लियर। नंबर सेकंड पे हम बात करेंगे डिस्चार्ज बाई कंसेंट और एग्रीमेंट। यानी कि जो दोनों पक्षकार हैं या सभी पक्षकार हैं वो मिलके आपसी ठहराव द्वारा क्या कर रहे हैं, आपसी सहमति द्वारा क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म मान रहे हैं, एक दूसरे के लिए कॉन्ट्रैक्ट को समाप्त कर रहे हैं। जैसे मान लो ए ने बी को 5,000 रुपये उधार दे रखे हैं, जो बी ए को लौटाएगा 1 महीने बाद। कोई इस तरह का ट्रांजैक्शन हुआ है कि ए ने ये जो अमाउंट है वो सी से लेना क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया है कि 5,000 रुपये जो बी के ऊपर चाहिए वो अब किससे लेंगे, हम सी से लेंगे। तो इस कंडीशन में जो बी है वो अपने आप ही ऑब्लिगेशन से कैसा हो गया, फ्री हो चुका है। अब इसको 5,000 पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो इन दोनों ने क्या किया है, म्यूचुअल कंसेंट के थ्रू ये चीज़ डिसीजन लिया है इस चीज़ का कि अब हमारे बीच में तो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म है, जो परफॉर्मेंस है वो अब किसकी तरफ से होगा, सी की तरफ से होगा, यानी कि 5,000 रुपये वो सी से लेंगे। तो म्यूचुअल कंसेंट के थ्रू इनके आपस में जो विचार हैं उसको देखते हुए यहाँ पर इन दोनों के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट जो है इसको क्या माना जाएगा, ख़त्म माना जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम कि कॉन्ट्रैक्ट एंड कैसे होता है। नंबर थर्ड, डिस्चार्ज बाई इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। जब आपकी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं रहता, इम्पॉसिबल हो जाता है, उसको काम को आगे किया ही नहीं जा सकता, तो ऐसी कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म माना जाता है। भाई जैसे मान लो एक व्यक्ति है, उसने एक मतलब थिएटर है उसके पास, उस थिएटर के अंदर ही डांसर को क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया है डांसर के साथ कि आपको हमारे यहाँ पर डे 2 घंटे के लिए डांस करना है, उसके बदले में आपको 5,000 रुपये पर डे मिलेंगे। और पता चला कि जो डांसर है वो 2 दिन बाद ही क्या हो गई है, ख़त्म हो गई है, उसकी डेथ हो गई है। तो आगे इस कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ाया नहीं सकता, क्योंकि अब पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो डांसर दोबारा आके नाच सके, यहाँ पे डांस कर सके।
तो इसको हम क्या कहेंगे, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस के मतलब इसके अंदर हम मानेंगे कि उसके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो यहीं पे क्या हो जाता है, आपका ख़त्म हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आप बात करेंगे डिस्चार्ज बाई लैप्स ऑफ टाइम। देखो जैसे आपके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में एक होते हैं आपके इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट जिसमें पार्टनरशिप का कोई टाइम फिक्स नहीं है। तो जैसे ही वो टाइम आपका जैसे ही आपका जो काम है, जो टाइम है वो ख़त्म होगा, उस पार्टनरशिप के अंदर आपका जो टाइम है वो जैसे ही ख़त्म होगा वो कॉन्ट्रैक्ट अपने आप टूट जाएगा। भाई जैसे मान लो दो लोगों ने मिलकर एक मंदिर के निर्माण का ठेका ले लिया कि कंस्ट्रक्शन करवाना है, इसका दो ठेकेदार हैं, ठीक है ना। तो अभी क्या हुआ है, जैसे ही उनको मंदिर को फाइनल टच मिलेगा, जैसे ही उसको अपन ख़त्म करेंगे काम को, जो हमारा टाइम पीरियड है वो ख़त्म होगा, तुरंत ही कॉन्ट्रैक्ट भी ख़त्म हो जाएगा। तो उसके क्या है, आगे किसी का भी ऑब्लिगेशन बचेगा नहीं, और इस तरह से क्या होगा कि किसी भी तरह के आपको ऑब्लिगेशन पूरे नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है, नंबर 5 पे बात करेंगे हम, डिस्चार्ज बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ, यानी कि कानून की वजह से भी हम क्या कर सकते हैं, आपके जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनको ख़त्म कर सकते हैं कि जो कानून है वो किसी चीज़ पे लेके बदल जाता है, या कानून के अंदर वो चीज़ें आती हैं जिनसे आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें कोई गड़बड़ हो जाती है। भाई जैसे मान लो आज एक बंदा है ए, और इसने एक दुकान जो है वो किराए पे ले रखी है, किससे, बी से ले रखी है। ठीक है, और जो किराए पे दुकान ली है तो ये रेंट पे चल रही है, तो इसका एक क्या हुआ है, आपके कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। बाद में ए ने क्या किया कि बी से जो वो शॉप है वो परचेज़ कर ली, तो ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अपने आप क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि कानून जो है वो अब अलग चलेगा। अब कानून जो है वो प्रॉपर्टी की परचेजिंग का चल रहा है, पहले रेंट का चल रहा था। तो जो लॉ जिस तरह से चलता है उसके हिसाब से भी कॉन्ट्रैक्ट क्या जाते हैं, आपके ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, और लास्ट हम बात करेंगे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नंबर 6 पर, डिस्चार्ज बाई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है अनुबंध भंग द्वारा, यानी कि कोई भी एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक करके भी कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर सकती है। जैसे मान लो ए ने बी को बोला कि आप मुझे 10 बोरी या 10 बैग जो गेहूं है, वीट है, वो आप मुझे देंगे, और प्लेस है मेरी शॉप, ठीक है, और डेट है मान लो 10 अक्टूबर, और 10 अक्टूबर को क्या हो रहा है, आपका ये हो रहा है। ठीक है, तो 10 अक्टूबर को जैसे ही आपने उसको बी को बोला कि हाँ भाई गेहूँ अभी तक आया नहीं आपका, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं मेरे पास स्टॉक में नहीं है। तो इस कंडीशन में अब ए जो है वो बी ने क्या किया है, कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक कर दिया है। कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक करने पर ये जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है ये क्या माना जाएगा, आपका एंड माना जाएगा। आगे इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट अब ऑब्लिगेशन इसमें नहीं बनेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपके जो प्रोविजंस हैं कॉन्ट्रैक्ट के एंड के वो बनते हैं। नेक्स्ट हम बातें कर सकते हैं इसके बारे में आगे, अगले प्रोविजंस में हम बातें करेंगे रिलेटेड टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसको बोलते हैं हम अनुबंध भंग। अनुबंध भंग जो है उससे रिलेटेड भी कुछ आपकी रेमेडीज़ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर दी गई हैं, और वो कौन सी हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। पहले तो हम बात करते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि जब किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो पार्टी होती हैं उन दोनों पार्टीज में से कोई एक पार्टी कंडीशंस के अकॉर्डिंग काम नहीं करती या काम करने से मना कर देती है, तो इस तरह से हम मानते हैं कि उसने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया है, ब्रेक कर दिया है। अब जब ब्रेक करेंगे तो जो दूसरी पार्टी है उस दूसरी पार्टी की तरफ से कुछ इसमें कुछ रिलैक्सेशंस हैं जो कोर्ट ने, जो आपके लॉ ने दे रखे हैं। वो रिलैक्सेशंस, वो रेमेडीज़ कौन कौन सी हैं वो सारी उसको मिल जाएंगी, और वो कौन सी होंगी उनके बारे में बात करेंगे हम यहाँ पर। तो नंबर 1 पे हम बात करेंगे कैंसिलेशन
ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो पहला जो आपका राइट है रेमेडीज़ के अंदर वो आप क्या है कि सबसे पहले तो आप कैंसिल मान सकते हैं किसको, कॉन्ट्रैक्ट को। जैसे ही सामने वाली पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक करती है आप अपनी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने पर आप सामने वाली पार्टी पर कंपेंसेशन के लिए केस भी फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो आपका रेमेडीज़ है, पहला आपका जो उपचार है वो तो ये है कि अगर सामने वाली पार्टी, अगर कोई अदर पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक करती है तो आप उसको कैंसिल कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को, और उस पार्टी पर केस फाइल कर सकते हैं कंपेंसेशन के लिए। क्लियर। नंबर सेकंड पे हम बात करेंगे राइट टू कंपेंसेशन फॉर डैमेज। तो यहाँ पर आपने क्या किया है, जो आपको नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई के लिए क्या कर रहे हैं, हम उस पर केस भी कर सकते हैं। इस तरह का आपको एक उपचार दिया गया है। भाई जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने, होलसेलर है कोई, उस होलसेलर ने क्या किया, रिटेलर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। अब रिटेलर जो है वो अपनी सीज़न के हिसाब से प्रोडक्ट्स का ऑर्डर दे चुका है, गुड्स का ऑर्डर दे चुका है, और गुड्स जो है वो स्टॉक में नहीं है, तो सीज़न के टाइम पर वो माल आ नहीं पाया, रिटेलर की बिक्री जो है वो एक्सपेक्टेड नहीं रही, तो होलसेलर के ऊपर आप कंपेंसेशन का केस कर सकते हैं, ध्यान रखेंगे। क्लियर। नंबर थर्ड पे बात कर रहे हैं हम। नंबर थर्ड पे राइट टू क्वांटम मैरियट। क्वांटम मैरियट का मतलब होता है जितना काम उतना दाम, ऐसा हम टर्मिनोलॉजी के अंदर भी पढ़ चुके हैं। क्वांटम मैरियट का मतलब होता है कि जितना काम सामने वाली पार्टी कर चुकी है उतना उसको कंपेंसेशन दिया जाना चाहिए। जैसे हम बात कर रहे हैं पब्लिकेशन हाउस की, कि एक तो है पब्लिकेशन हाउस और एक है आपका कोई राइटर, और राइटर जो है उससे हमने बुक लिखवाने का क्या किया है, एक कॉन्ट्रैक्ट किया है। ठीक है, राइटर ने लगभग आधी बुक जो है वो लिख ली है, और तब पब्लिकेशन हाउस के ऑनर ने उसको मना कर दिया। अब यहाँ पे पब्लिकेशन हाउस के ऑनर ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक किया है, तो यहाँ पे उस राइटर के पास क्वांटम मैरियट का एक रेमेडी है, और इसका मतलब क्या होता है कि वो उतना पैसा तो पब्लिकेशन हाउस से ले ही सकता है जितना काम उसने कर दिया है। किसने, राइटर ने। यानी कि आधी बुक लिख दी तो कॉन्ट्रैक्ट का जो आधा पैसा है वो उसको मिलना चाहिए, और उसके लिए वो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर केस फाइल भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए। नंबर 4 पे बात करेंगे हम राइट टू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। जब कोई सामने वाली पार्टी किसी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक करती है तो आपके पास राइट होता है, इस चीज़ का अधिकार होता है कि आप उस तरह की परफॉर्मेंस के लिए उसके जो काम है, उसका जो कंसिडरेशन है, उसको लेने के लिए, उसको पूरा करने के लिए एक अधिकार रखते हैं। आप बाई कोर्ट केस फाइल करके वैसा ही ऑर्डर कोर्ट से निकलवा सकते हैं जैसा काम उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सामने वाली पार्टी को करना था। नहीं है तो उसको कहते हैं हम क्या, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। यानी कि वो परफॉर्मेंस जो उसे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर करना था और सामने वाले ने करने से मना कर दिया है, हम बाई कोर्ट उसको वही परफॉर्मेंस करने के लिए क्या कर सकते हैं, बाउंड कर सकते हैं, और इस तरह की जो अपन का राइट है वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करने पर बनता है। ठीक है, और लास्ट में आता है आपका इंजंक्शन। नंबर 5 पे हम बात कर रहे हैं राइट टू इंजंक्शन। देखो इंजंक्शन को बोलते हैं भाई निषेधाज्ञा, और निषेधाज्ञा मैंने आपको पढ़ा था, निषेधाज्ञा का मतलब होता है स्टे ऑर्डर, कि आपने कोई काम कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस के अगेंस्ट किया है, और ऐसे अगेंस्ट के चक्कर में आपने जो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है उसको लेकर बाई कोर्ट आपको इंजंक्शन दी जा सकती है। जैसे हम बात करते हैं कि एक सिंगर है, सिंगर का नाम है लता मंगेशकर। ठीक है, और लता मंगेशकर से किसी एक थिएटर वाले ने क्या किया है, आपके एक कॉन्ट्रैक्ट किया है कि आपको हमारे यहाँ 2 घंटे गाना गाना है, और 2 घंटे गाना गाएंगे, और लेकिन एक और शर्त रखी है कि आपको किसी जब तक आप हमारे यहाँ गाना गाओगे उस पीरियड में किसी दूसरे थिएटर में गाना नहीं गाना है। ठीक है, लेकिन पता चला कि लता मंगेशकर एक दूसरे थिएटर में भी क्या कर रही हैं, सेम टाइम में या सेम स्लॉट में क्या कर रही हैं, गाना गा रही हैं, और
इस कंडीशन को जैसे उन्होंने तोड़ा है तो यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको ब्रेक कर दिया गया है, और कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक हो गया तो यहाँ पर इंजंक्शन लगाई सकती है बाई कोर्ट, स्टे ऑर्डर लगाया सकता है, और लता मंगेशकर जी को वहाँ पर गाने से रोका जा सकता है जहाँ के लिए मना किया गया है। तो इसको बोलते हैं अपन राइट टू इंजंक्शन। ऐसा करने से अब क्या होगा, कोर्ट के ऑर्डर से लता मंगेशकर जी उसी थिएटर में गाएंगी जिसके लिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था। ठीक है, तो इस तरह से कुछ रेमेडीज़ आपको मिलती हैं, उन सब का बेनिफिट आप ले सकते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा आई होप। नेक्स्ट प्रोविज़न के साथ मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। थैंक यू।